शकुंतला के पति बंसीलाल को शहर गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। वो शकुंतला और बच्चों से ये कहकर शहर गया था कि वो वहां कमाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी पलटकर अपने परिवार को नहीं देखा। आखिर शकुंतला ने अपने दोनों बच्चों को लिया और शहर उसे ढूंढने चली गई, जहां उसकी एक बहन भी रहती थी। वो उसी के घर जाकर रुक जाती है और अपने पति बंसी को ढूंढने लगती है, लेकिन काफी दिन हो जाते हैं, पैसे भी खत्म होने वाले थे। एक दिन उसकी बहन उससे कहती है, शकुंतला, अब तुम बंसी को ढूंढना बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन इतने बड़े शहर में आखिर तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? अपना और अपने बच्चों के बारे में सोचो और कोई काम ढूंढ लो। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। मैंने सब जगह तो देख लिया। जिससे मिलना होता वो मिल जाता। तुम मुझे कोई काम दिलवा दो। तेरे जीजा जी बता रहे थे कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक सोसाइटी है, वहां पर उन्हें आया की जरूरत है। तू कहे तो बात करूं? और अगले दिन ही शकुंतला वहां उस सोसाइटी में काम मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसके जाने से पहले ही वहां पर कोई और आ चुकी थी। शकुंतला मन मारकर वहां से चली आती है। माँ, चलो ना वापस गांव चलते हैं। कितने दिन हो गए, मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ। हाँ हाँ माँ, चलो हम लोग गांव वापस जाते हैं। नहीं बेटा, हम गांव वापस नहीं जा रहे। वहां पर कोई हमें काम नहीं देगा। शहर में बहुत अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पर काम भी बहुत है। मैं यहीं पर रहकर तुम दोनों का पालन पोषण करूंगी। फिर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। तभी उसे साथ के कमरे में अपनी बहन और जीजा जी की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारी बहन को यहाँ पर आए हुए पूरा 1.5 महीना हो गया है। उसने तो यहाँ पर डेरा ही डाल लिया है। कब जा रही है तुम्हारी बहन? जरा धीरे बोलो, शकुंतला सुन लेगी। मैंने कह तो दिया है उसे काम करने के लिए। अब ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल दूं? देखो, मेरी बात कान खोलकर सुनो। अपनी बहन से कहो कि अपना कहीं और ठिकाना देख ले। एक छोटी सी तनख्वाह में मैं इतने लोगों का गुजारा नहीं कर सकता। शकुंतला उनकी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। शाम को बच्चों को लेकर वो पार्क की तरफ निकल जाती है और तभी वहां पर उसे एक जगह काफी भीड़ नजर आती है। एक आदमी कुछ बर्तनों में रखकर खाने का सामान बेच रहा था। बड़ी भीड़ है उस आदमी के पास। ऐसा क्या बेच रहा है? माँ, उसे मोमोज कहते हैं। मुझे भी परसों ही पता चला, जब मौसी का बेटा घर पर खाने के लिए लेकर आया था। बड़ा ही अच्छा लगा था, पर एक ही खाया। अच्छा, कितने रुपए का आता है? ये तो पता नहीं माँ, तू कहे तो मैं पूछ कर आऊं। शकुंतला की बेटी मोमोज वाले के पास जाती है और फिर अपनी माँ को आकर बताती है कि 20 रुपए की 6 है। ये ले 20 रुपए, जा ले आ। उसकी बेटी मोमोज ले आती है। फिर शकुंतला और दोनों बच्चे 2-2 पीस मोमोज खाते हैं। ये तो बहुत तीखा है, पर मजा आ गया। सचमुच में ये तो बड़ा ही अच्छा है। तभी उस आदमी के पास इतनी भीड़ लगी है। पर इसको बनाना कितना मुश्किल होगा। देखो तो कैसे मोड़ मोड़ के बनाया हुआ है। और इस चटनी में ऐसा क्या है जो ये इतनी तीखी और स्वादिष्ट है? शकुंतला वहीं बैठकर उस मोमोज वाले को देख रही थी और जब उसके पास से भीड़ खत्म हो गई तो वो उसके पास जाती है। हाँ जी बहन जी, क्या काम है? आप इधर उधर क्या देख रही हो? भैया, मैं गांव की सीधी साधी औरत हूँ। यहाँ शहर में किसी काम से आई थी, लेकिन अब कुछ मजबूरियों के चलते मैं यहाँ काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे ये बनाना सिखा दोगे? देखो बहन, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन मैं ये काम तुम्हें नहीं सिखा सकता। उसके साफ मना करने पर शकुंतला का दिल टूट जाता है। अगले दिन वो फिर काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे आज भी कहीं काम नहीं मिलता। उधर उसका जीजा रोज उसकी बहन से यही कह रहा था कि अपनी बहन से कहो कि यहाँ से चली जाए। और एक दिन, शकुंतला, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे घर में रोज रोज कलेश हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास अब पैसे भी नहीं हैं। ये लो थोड़े से पैसे और अपने लिए कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। ऐसा मत कहो बहन, मैं बच्चों के साथ इतने बड़े शहर में कहाँ जाऊंगी? देखो,
यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा एक कमरे का घर है, तुम वहीं चली जाओ। मैंने तुम्हारे लिए वहां बात भी कर ली है। अब शकुंतला के पास कोई और चारा नहीं था। वो उस छोटे से एक कमरे के घर में चली जाती है। उसके पास कोई भी सामान नहीं था। अपनी बहन के लिए पैसों से वो रसोई का कुछ सामान ले आती है और 2 दरी भी ले आती है जिस पर वो सो सके। अगले दिन सुबह उसे अपने पड़ोस में मोमोज की खुशबू आती है। ये तो वही खुशबू है जो उस दिन हमने खाए थे। लगता है पड़ोस में कोई मोमोज बना रहा है। शकुंतला घर से बाहर आती है तो देखती है उसकी पड़ोसी के घर से खुशबू आ रही है। वो अपने पड़ोसी के घर का दरवाजा बजा देती है तो एक उम्रदराज आदमी दरवाजा खोलता है। हाँ बेटी, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। चाचा, हम 2 दिन पहले ही आपके पड़ोस में रहने आए हैं। आपके घर से बड़ी अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी, इसीलिए चली आई। अच्छा अच्छा, तुम मोमोज की बात कर रही हो। यही तो मेरा काम है। मैं शाम को मोमोज बेचता हूँ, इसलिए सुबह से ही इनकी तैयारी में लग जाता हूँ और दोपहर तक अपना काम खत्म करके अपने ठिकाने पर पहुंच जाता हूँ। क्या करूं, बूढ़ा शरीर है, धीरे धीरे ही काम कर पाता है। अब दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही, और उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। मैं पिछले 8 सालों से यही काम कर रहा हूँ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? चाचा, मैं तो दुखों की मारी औरत हूँ। गांव से शहर अपने पति को ढूंढने आई थी, वो नहीं मिला और अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या आप मुझे ये काम सिखा दोगे? वो आदमी ऊपर से नीचे शकुंतला को देखता है। उसे शकुंतला पर बड़ी दया आती है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। बड़ा दुख हुआ बेटी तुम्हारे बारे में जानकर। वैसे देखो, एक बात तो है, कोई अपना हुनर किसी को बताता नहीं है, लेकिन मेरी उम्र अब इतनी भी नहीं है, न जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। तू अगर दिल से ये काम सीखेगी तो 2 दिन में ही सीख जाएगी। ये सुनकर शकुंतला खुश हो जाती है और अगले दिन आने का बोलकर वो घर आ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वो मोमोज बनाना सीखने चली जाती है और पूरी लगन के साथ वो 3-4 दिन में ही मोमोज और उसकी चटनी बनाना सीख लेती है। वाह बेटी, तुम तो बहुत ही समझदार हो। तुमने कितनी जल्दी ये सब सीख लिया। देख लेना, तुम एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। जब आपने मुझे इतना काम सिखा दिया है, अब तो ये भी बता दो कि मैं ये कहाँ बेचूं ताकि मैं भी 4 पैसे कमाकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं। ऐसी बात है तो बेटी, शाम को तो मेरे साथ ही चल। आज तो मेरी मदद करवा। शाम को शकुंतला उस आदमी की मदद करने के लिए उसके साथ चली जाती है। वो पहले देखती है कि वो आदमी किस तरह मोमोज निकाल रहा है और लोगों को दे रहा है। फिर वो आदमी शकुंतला से कहता है कि अब तुम ये करो, और कुछ दिन शकुंतला उसके साथ जाते जाते ये काम अच्छे से सीख जाती है। चाचा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये काम शुरू कर सकूं। अब क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे देंगे? वो आदमी कुछ पैसे शकुंतला को उधार दे देता है और शकुंतला अपना काम शुरू करती है। सुबह से लेकर दोपहर तक शकुंतला और बच्चे मिलकर मोमोज तैयार करते हैं और फिर शकुंतला एक ऐसी जगह पर अपना स्टॉल लगाती है जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा था। पहले दिन वो कुछ ही मोमोज बेच पाती है। हे भगवान, मेरी मदद करना। मैंने ये काम शुरू तो कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया है या गलत किया है। पर मुझे अपने बच्चों को तो पालना ही है, इसीलिए भगवान मेरी मदद करना। मोमोज की प्लेट कितने की है? 20 रुपए की 6 मोमोज है। तुम यहाँ पर नहीं लगती हो क्या? पहले मैं एक मोमोज टेस्ट कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। फिर वो एक प्लेट में एक मोमोज और कुछ चटनी उस लड़की को खाने को दे देती है, और जब वो लड़की मोमोज खाती है तो बेहद खुश हो जाती है और 3 प्लेट का ऑर्डर देती है। कमाल की मोमोज बनाती हो आप। बहुत ही टेस्टी है। ये सुनकर शकुंतला खुश हो जाती है। अगले दिन वो लड़की अपनी 2-3 सहेलियों के साथ आती है। शकुंतला खुशी खुशी उन्हें मोमोज खाने के लिए देती है। वो सारी लड़कियां भी उसके मोमोज की तारीफ करती हैं और ये छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे एक बड़ी कामयाबी में बदलने लगती है। वो आदमी भी शकुंतला के काम से बहुत खुश था। इतने कम समय में इतनी तरक्की होते हुए मैंने बहुत कम देखा है। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम जल्द ही कामयाब हो जाओगी।
जिसका गुरु आप जैसा हो, उसे कामयाब होने से भला कौन रोक सकता है। फिर वो आदमी आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। शकुंतला उसके दिए हुए पैसे भी लौटा देती है। शकुंतला अब अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा चुकी थी और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। शकुंतला अब एक अपना अच्छा सा स्टॉल बना चुकी थी, जहाँ कम से कम 15 तरह के मोमोज अब वो बेचती थी और शाम को बच्चे भी उसकी मदद करते थे। एक दिन एक गाड़ी आकर उसके स्टॉल के बाहर रुकती है। उसमें से एक आदमी और एक औरत स्टॉल पर मोमोज लेने आते हैं और शकुंतला चौंक जाती है, क्योंकि वो उसका पति था। उसका पति भी शकुंतला को देखकर हैरान हो जाता है, पर वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। फिर लगभग 1 घंटे बाद उसका पति वापस उसके पास आता है। तुम यहाँ कैसे? आई तो तुम्हें ढूंढने के लिए थी, लेकिन शहर में आकर पता चला कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। और तुमने मुझे धोखा दिया, बच्चों को धोखा दिया। तुम यहाँ पर शादी कर खुशी खुशी रह रहे हो। तुम्हें एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया? मुझे माफ कर दो शकुंतला, मैं पैसे की चकाचौंध में खो गया था। मैं जहाँ नौकरी कर रहा था वहां मेरी मुलाकात रजनी से हुई। रजनी उसी कंपनी में मालिक की बेटी है। मैंने पैसे के लालच में उससे शादी कर ली। वाह, कितनी अच्छी बात है। और तुम ये बात मुझे कितने गर्व से बता रहे हो। आज तो तुम मेरी दुकान पर आ गए, लेकिन आइंदा से मेरी दुकान के आसपास भी दिखाई मत देना। मैं नहीं चाहती कि बच्चे तुम्हें देखें। शकुंतला अपने पति को 2-4 खरी खोटी सुनाती है और फिर वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद शकुंतला कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो अपना मोमो स्टॉल चलाकर अपने बच्चों को कामयाब बनाती है। सोनपुर नामक एक छोटे से गांव में मदन लाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी इकलौती बेटी आरती थी। आरती बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। गांव की होने की वजह से वो बहुत सीधी सादी थी और उसे शहर के बारे में ज्यादा पता नहीं था। लेकिन उसके लिए शादी का जब रिश्ता आता है तो वो शहर से आता है। एक दिन उसकी होने वाली सास पद्मिनी अपने बेटे और बेटी के साथ आरती को देखने के लिए आती है। भाई साहब, हमें आपकी बेटी एक नजर में पसंद आ गई। हमें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, बस हम आपकी बेटी को जल्द ही ब्याह कर ले जाएंगे। बहन जी, मेरी बेटी गांव की सीधी सादी सी लड़की है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्यार से समझा देना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं भी बेटी की माँ हूँ, सब समझती हूँ। वो लोग वापस घर आ जाते हैं। तब पद्मिनी का बेटा कमल अपनी माँ से कहता है, माँ, सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लड़की शहर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। कुछ ज्यादा ही सीधी सिंपल है। बेटा, मेरी नजरें बड़ी पारखी हैं। मैंने उस लड़की के अंदर बहुत सारे गुण देखे हैं। वो घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। तुम तो बस शादी की तैयारी करो। कुछ महीने बाद ही कमल और आरती की शादी धूमधाम से हो जाती है और आरती गांव को छोड़कर शहर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कमल अपनी बहन और आरती के साथ बाजार में सामान खरीदने जाता है। तभी, भैया, बहुत तेज भूख लगी है, चलो ना वो नुक्कड़ वाली दुकान पर गरम गरम छोले भटूरे खाते हैं। हाँ यार, भूख तो बहुत तेज लगी है। चल ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले छोले भटूरे खा लेते हैं, उसके बाद बाकी का सामान ले लेंगे। वो तीनों छोले भटूरे वाली की दुकान के पास जाते हैं। वहां काफी भीड़ थी। उस दुकान के भटूरे बहुत फेमस हैं। वो दुकान वाला बड़े बड़े भटूरे बनाया करता था। आरती ने आज से पहले कभी भी भटूरे नहीं खाए थे। वो इतने बड़े भटूरे देखकर अचानक से बोल पड़ती है, अरे बाप रे, कितनी बड़ी बड़ी पूरियां हैं। ऐसा बोलते ही आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि कमल और उसकी बहन भी। लेकिन फिर कमल गुस्से में आरती की तरफ देखता है और कमल की बहन अपनी भाभी से कहती है, भाभी, थोड़ा धीरे बोलो, ये पूरियां नहीं भटूरे हैं। आपने इतनी तेज से बोला, देखो आसपास के सभी लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इन्हें भटूरे कहते हैं। मैंने आज से पहले इन्हें कभी खाया भी नहीं है। मैंने माँ से कहा था कि किस फूहड़ को मेरे पल्ले बांध दिया है, जिसे भटूरे और पूरी में अंतर भी नहीं पता। आरती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तेज भूख के कारण वो कुछ नहीं बोलती और तीनों चुपचाप खड़े होकर छोले भटूरे खाने लगते हैं। घर आकर कमल अपनी माँ को सारी बात बताता है और गुस्से में बोलता है, और ले आओ अपनी सुघड़ बहू को गांव से। कितनी शर्मिंदगी हुई, सब लोगों के सामने मुंह फाड़ कर बोल दिया बड़ी बड़ी पूरियां। क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है बेटा? जिस चीज के बारे में वो जानती ही नहीं थी तो निकल गया मुंह से। बेटा, जिस चीज के बारे में तुझे पता ना हो तो पहले पूछ लेना, इस तरह तेज तेज से मत बोलना।
मैं जानती हूँ तुम बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो, जल्दी सब कुछ समझ जाओगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ। पहले तो अपनी लाडली बहू को यह समझाओ कि पूरी पूरी होती है और भटूरे भटूरे होते हैं। आरती के मन को कमल की बात लग जाती है। वो घर पर ही भटूरे बनाने की प्रैक्टिस करने की सोचती है। वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, वो उस दिन जो हमने भटूरे खाए थे वो बहुत ही अच्छे थे। मैं उन्हें घर में बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे बनते हैं। आप मुझे बताओगी? अरे कोई मुश्किल नहीं है बेटा, बस पूरी में गेहूं का आटा लगता है और वो मैदे से बनती है। चल आ, मैं तुझे बनाना सिखाती हूँ। पद्मिनी आरती को भटूरे बनाना सिखाती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी आरती से भटूरे नहीं बन पाते। शाम को वो जैसे तैसे बने हुए भटूरे कमल और अपनी ननद को खाने के लिए दे देती है। कमल हाथ में भटूरा लेकर हंसने लगता है। तुम जाहिल और जाहिल ही रहोगी। तुम्हें शहर के रंग ढंग कभी नहीं आएंगे। तुमसे तो भटूरा तक नहीं बना। सच कहा था तुमने, बड़ी बड़ी पूरी। तुमने तो बड़ी बड़ी पूरी ही बनाकर रख दी। भाभी, तुम ये एक्सपेरिमेंट रहने दो। तुम्हारे बस के नहीं है भटूरे बनाना। आप कोशिश कर रहे हो लेकिन भटूरे बन नहीं पा रहे तुमसे। भैया, मैं इतने तेल वाले भटूरे नहीं खा सकती। आप मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो प्लीज। पद्मिनी कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप एक भटूरा खा लेती है। आरती को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो खुशी खुशी में इतने सारे भटूरे बना दिए जो सबको पूरी लग रहे हैं। अब वो इनका क्या करे? तभी उसे नुक्कड़ पर बैठी हुई एक गरीब भिखारन का ख्याल आता है और वो सारे भटूरे और छोले पैक कर वहां ले जाती है। अम्मा, मैं गांव की सीधी सादी लड़की हूँ। मुझे छोले भटूरे बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करने के बाद बनाया। पर पर घर में किसी को पसंद नहीं आए। मैं इनको फेंकना भी नहीं चाहती, इससे अन्न का अनादर होगा। आप इन्हें ले जाओ और अपने परिवार के साथ खा लेना, और ना अच्छे लगे तो फेंक देना। नहीं नहीं बेटा, मैं फेंकूंगी क्यों? पूरा दिन यहाँ बैठकर भीख मांगती हूँ 2 टाइम के खाने के लिए, तो ये मुझे दे दो। और मेरी एक बात याद रखना, कोई भी जन्म लेते ही कोई चीजें नहीं सीख कर आता है। धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। आज के बाद तेरे हाथ के बने हुए छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनेंगे। सब हाथ चाट चाट कर खाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, इनको खा लेना। अब मैं कभी छोले भटूरे नहीं बनाऊंगी। आरती का दिल बड़ा दुख रहा था। वो मन ही मन सोच लेती है कि जो चीज मुझे नहीं आती वो अब मैं कभी नहीं बनाऊंगी। समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन कमल बुखार से तपा हुआ घर आता है। अरे, आपको तो तेज बुखार हो गया। आप आराम से लेट जाओ, मैं आपके लिए अभी खाना और दवाई लेकर आती हूँ। तुम रहने दो, शिखा से कह दो, वो दे देगी। तुम न जाने दवाई के नाम पर क्या खिला दो। कमल की बहन आकर उसे दवाई दे देती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। कमल ने जो खाट पकड़ी फिर छोड़ी ही नहीं। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया गया, पानी की तरह पैसा बह गया, लेकिन उसकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ, जिस कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। माँ, मैं सोच रही थी कि कोई नौकरी ढूंढ लो। हे भगवान, समय कैसे बदल जाता है। आज अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं बता नहीं सकती। तभी कमल आरती को आवाज देकर बुलाता है। मैं जानता हूँ मेरी बीमारी पर बहुत पैसा खर्च हो गया है। तुम सब परेशान हो, लेकिन आरती, मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। छोले भटूरे? माफ करना, लेकिन अभी घर में इतने पैसे नहीं है। हाँ, थोड़े से छोले रखे हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए घर पर ही बना सकती हूँ। मैं जानती हूँ मैं छोले भटूरे बनाना नहीं जानती, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो मैं बना दूंगी। दवा खा खाकर मेरा मुंह बहुत कड़वा हो गया है। ठीक है आरती, तुम छोले भटूरे बना लो। आरती रसोई में जाकर छोले भटूरे बनाने की तैयारी करने लगती है, और थोड़ी ही देर में वो छोले बना जैसे ही भटूरे बनाने लगती है। हे भगवान, मुझे तो भटूरे बनाने भी नहीं आते। ये फिर खराब बन जाएंगे। कमल का बहुत मन है, अब क्या कर सकती हूँ। आरती भटूरा बेल कर जैसे ही कढ़ाई में डालती है, वो बिल्कुल बाजार के भटूरे जैसा बनता है। ये देखकर आरती खुश हो जाती है। वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह कई भटूरे बनाती है, और वो बिल्कुल बाजार के जैसे दिखाई दे रहे थे। जब वो कमल को खाने के लिए देती है तो वो तारीफ कर उठता है। वाह आरती, तुमने तो बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। गजब के छोले भटूरे हैं। मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे नहीं खाए। भाभी, आपने तो उस दिन के बाद कभी छोले भटूरे बनाए नहीं, और आज बनाए तो गजब के बना दिए। मैं तो सोच रही हूँ क्या नौकरी करना, क्यों ना हम लोग छोले भटूरे की दुकान ही खोल लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपना काम कर सकते हैं। क्या आप लोग सच कह रहे हैं? ये वाकई में इतने अच्छे बने हैं? तीनों हाँ बोलते हैं और छोले भटूरे की बहुत तारीफ करते हैं। आरती को भी अच्छा लगता है। आज पहली बार कमल और उसकी बहन ने उसके खाने की तारीफ दिल खोल कर की थी।
पद्मिनी अपने हाथ से कंगन निकालकर आरती और शिखा को देती है और कहती है कि इन्हें बेचकर छोले भटूरे के लिए जो भी सामान चाहिए वो सब ले आओ। दोनों बाजार जाकर सामान ले आती हैं और कुछ ही दिन में वो छोले भटूरे बेचने का काम शुरू कर देती है। आरती छोले बनाने के बाद जल्दी जल्दी भटूरे बनाने लगती है और देखते ही देखते फूले भटूरे निकलने शुरू हो जाते हैं। देखो, औरत होकर भी छोले भटूरे बेच रही है और वो भी कितने स्वादिष्ट। मैं लिख कर दे सकती हूँ। इस औरत का काम इतना अच्छा है कि थोड़े ही दिनों में इसकी दुकान चल पड़ेगी। मैं भी यही कहने वाली थी। मैंने इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे कभी नहीं खाए। भटूरे देख रही हो तुम, कितने फूले फूले हैं और इनमें तेल भी नहीं है। धीरे धीरे आरती की दुकान के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। आरती को भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर वो इतने अच्छे छोले भटूरे कैसे बनाने लगी है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन उस भिखारिन ने उसे आशीर्वाद दिया था कि उसके हाथ के बने हुए छोले भटूरे सभी को पसंद आएंगे। हे भगवान, इसका मतलब उन अम्मा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था उसके जादू से ये जादुई छोले भटूरे बन रहे हैं। वो मन ही मन उस औरत को धन्यवाद देती है। थोड़े ही दिनों में उनका काम बहुत अच्छा हो जाता है। वो कमल का इलाज बड़े शहर में कराने का सोचती है और अपनी ननद को पैसे देकर कहती है कि तुम अपने भाई का इलाज कराओ, मैं यहाँ पर छोले भटूरे बेचकर पैसे कमाती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो आरती। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हारे गांव का होने पर तुम्हें फूहड़ कहा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये घर चल रहा है। तुम मुझे इलाज के लिए बाहर भेज रही हो। कैसी बातें कर रहे हो आप मेरे घर मेरा तो हम लोग मिलकर ही तो काम करेंगे ना। बस आप जल्दी से ठीक होकर आ जाओ। और आरती जादुई छोले भटूरे बेचकर पैसे कमाने लगती है। उधर शिखा भी अपने भाई का इलाज कराती है और कुछ समय बाद कमल ठीक होकर वापस आ जाता है और आरती के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगता है। आरती की मेहनत और जादुई छोले भटूरे की वजह से उन लोगों के हालात जल्दी ही सुधर जाते हैं।